हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अमेरिका और इजराइल गल्फ़ के अरब मुल्कों और तुर्की के साथ ताल्लुकात को और मजबूत करने की कोशिशें कर रहे हैं। जैसे जैसे ईरान और उसके इलाके में दोस्त मजबूत हो रहे हैं, कमज़ोर होते अमेरिका और इजराइल अपने दोस्तों के साथ मिलकर ताकत इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। इस सिलसिले में अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन जो हुकूमत में आने पर यमन जंग ख़त्म कराने की बात कर रहे थे, अब सऊदी अरब को यमन की तरफ से होने वाले जवाबी हमलों से हिफाजत की यकीन दहानी करा रहे हैं। दूसरी तरफ इजराइल के प्रेसिडेंट इसाक हर्जोग जल्द ही तुर्की के दौरे पर जाने वाले हैं। तुर्की ने एक अजीब दोगला बयान दिया है कि वो इजराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली फ़िलिस्तीन के कॉज की कीमत पर नहीं कर रहा। जब भी धोखा देने के लिए फ़िलिस्तीनियों से हमदर्दी जाहिर करनी होती है तो रामल्ला में महमूद अब्बास से मिलकर फ़ोटो छपवा दी जाती है। ऐसे मुल्कों के लीडर हमास जैसे फ़िलिस्तीनी ग्रुप से नहीं मिलते जो इजराइल के जुल्म के खिलाफ टक्कर लेते हैं। दुनिया की सियासत में हमेशा ऐसे ही मुनाफिक लीडर दुश्मनों के काम आते हैं। आखिर तक ज़रूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की बड़ी खबर है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन ने सऊदी अरब के राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज़ से टेलीफोन पर बात करते हुए यमन के जवाबी हमलों के खिलाफ सऊदी अरब के लिए अपनी सपोर्ट को फिर से दोहराया है। इस जंग में अब तक सैकड़ों हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बातचीत के रीड आउट के मुताबिक अमेरिकी प्रेसिडेंट ने सऊदी राजा के साथ हुई बातचीत के दौरान रेजिस्टेंस के खिलाफ सऊदी अरब को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका के कमिटमेंट को दोहराया है। बाइडन ने यमन में जंग को ख़त्म करने के लिए यूनाइटेड नेशंस के ज़रिए की जाने वाली कोशिशों के लिए पूरी सपोर्ट देने की बात भी कही है। सऊदी अरब यमन में अब्द रब्बू मंसूर हादी की हुकूमत को बहाल कराने में नाकाम रहा है। इसी कोशिश के तौर पर उसने हूथियों को कमज़ोर करने के लिए मार्च 2015 में यमन के ख़िलाफ़ हमले शुरू किए थे। इस जंग में मौत और तबाही का डरावना माहौल पैदा करने के अलावा यमन की घेराबंदी से वहां दुनिया का सबसे ख़राब इंसानी क्राइसिस पैदा कर दिया गया है। उसके बावजूद अमेरिका सऊदी अरब को ये जंग जारी रखने के लिए लगातार हथियार और दूसरे किस्म की मदद दे रहा है। जो बाइडन ने यमन जंग के ख़त्म होने की उम्मीद उस वक्त बढ़ा दी थी जब उन्होंने पिछले साल जनवरी में प्रेसिडेंट बनने के बाद यमन जंग ख़त्म करने की बात कहते हुए सऊदी अरब को हथियारों की बिक्री और मदद को ख़त्म करने का ऐलान किया था। लेकिन बाद में बाइडन हुकूमत ने सऊदी अरब को हवा में मार करने वाली मिसाइलों की $6.5 करोड़ की बिक्री के सौदे और $50 करोड़ के हेलीकॉप्टर रखरखाव समझौते को हरी झंडी दे दी। अमेरिकी प्रेसिडेंट की तरफ से सऊदी को यमन के हमलों से हिफाजत देने की बात ऐसे वक्त में आई है जबकि एक हफ्ते से भी कम मुद्दत पहले वेस्ट एशिया इलाके में अमेरिकी फ़ौज के कमांडर जनरल फ्रैंक मैकेंजी को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भेजा गया था। यमन के हूथियों ने सऊदी हमलों के क्राइसिस से मुल्क की पूरी आज़ादी तक हथियार नहीं डालने का ऐलान किया हुआ है। दूसरी तरफ इजराइल और तुर्की के बीच दोस्ती बहाल करने की कोशिशें जारी हैं। इजराइल के प्रेसिडेंट इसाक हर्जोग को तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने इनवाइट किया है और वो मार्च में तुर्की का दौरा कर सकते हैं। तुर्की के अखबार डेली सबा के मुताबिक वहां के फॉरेन मिनिस्टर मेवलूत चावुसोग्लू ने कल वेडनेसडे को कहा कि तुर्की और इजराइल के बीच ताल्लुकात को फ़िलिस्तीनी कॉज की कीमत पर नॉर्मल नहीं किया जा रहा है। राजधानी अंकारा में मीडिया के लोगों से बात करते हुए चावुसोग्लू ने कहा कि इजराइल के साथ उठाए गए कदम फ़िलिस्तीन की कीमत पर नहीं होंगे जैसा कि कुछ मुल्कों ने किया है। उन्होंने कहा कि ताल्लुकात के मामूल पर लाने से दो मुल्क यानी इजराइल और फ़िलिस्तीन बनाने वाले हल में तुर्की का रोल बढ़ सकता है। साथ
साथ ही उन्होंने कहा है कि तुर्की का दोनों मुल्कों के साथ नज़दीकी ताल्लुक़ होगा। 3 फरवरी को रजब तैयब अर्दगान ने मार्च के बीच में इजराइल के प्रेसिडेंट के तुर्की दौरे का ऐलान किया था। डेली सभा के मुताबिक 2010 में गजा पट्टी के लिए मदद ले जाने वाले तुर्की के एक फ्लोटिला जहाज़ पर इजरायली हमले में 10 शहरियों की मौत के बाद तुर्की और इजराइल के बीच ताल्लुकात ख़राब हो गए थे। हाल के कुछ महीनों में दोनों मुल्क ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिशें कर रहे हैं। तुर्की के इस अखबार के मुताबिक फ़िलिस्तीनी कॉज के खुले सपोर्टर अर्दगान इजराइल के प्रेसिडेंट इसहाक हर्जोग और दूसरे इजरायली लीडर्स के साथ टेलीफोन पर बातचीत कर रहे हैं। डेली सभा आगे लिखता है कि दोनों मुल्कों के बीच हालिया मेल मिलाप के बावजूद तुर्की के अफसरान ने इजराइल की फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ जारी पॉलिसी की नुक्ताचीनी करना जारी रखा हुआ है। तुर्की ने ख़ासतौर से कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम में गैर कानूनी यहूदी बस्तियों और गजा में इंसानी क्राइसिस के मामले में इजराइल की नुक्ताचीनी की है। दूसरी तरफ टाइम्स ऑफ इजराइल ने खबर दी है कि प्रेसिडेंट इसहाक हर्जोग के तुर्की दौरे से पहले पिछले महीने इजराइल की फॉरेन मिनिस्ट्री के एक सीनियर अफसर ने तुर्की का खुफिया दौरा किया है। रजब तैयब अर्दगान ने पिछले हफ्ते कहा था कि हर्जोग मार्च में दौरा करेंगे। अर्दगान और हर्जोग ने संडे को टेलीफोन पर बात भी की थी, लेकिन इजराइल की तरफ से ये कंफर्म नहीं किया गया है कि हर्जोग तुर्की का दौरा करेंगे। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट में कहा गया है कि अर्दगान ने हाल के महीनों में इजराइल के साथ मुमकिना कोऑपरेशन के बारे में कई बयान दिए हैं, इसलिए दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात की बर्फ पिघलती दिख रही है। इजराइल के वाईनेट न्यूज़ वेबसाइट और आर्मी रेडियो के मुताबिक प्रेसिडेंट हर्जोग के मुमकिना दौरे की तैयारी के लिए फॉरेन मिनिस्ट्री के डायरेक्टर जनरल एलोन उशपिज ने पिछले महीने तुर्की का दौरा किया था। इस मौके पर उन्होंने तुर्की के टॉप अफसर इब्राहिम कालीन से मुलाकात की, जो अर्दगान के लिए मीडिया सलाहकार के तौर पर काम करते हैं और उन्हें सियासी मामलों पर उनका दाहिना हाथ और सलाहकार माना जाता है। तुर्की की राजधानी अंकारा में इजराइल के चार्ज अफेयर्स एरिट लिलियन के बारे में कहा जाता है कि उनके इब्राहिम कालीन के साथ नज़दीकी ताल्लुकात हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इजरायली जासूस बताए गए नताली और मोर्डी ओकिन की रिहाई में रोल अदा किया था। ये दोनों हस्बैंड वाइफ पिछले साल तुर्की में जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किए गए थे। ये टूरिस्ट के तौर पर वहां आए थे। इजरायली प्रेसिडेंट इसहाक हर्जोग और कुछ दूसरे टॉप ऑफिशियल्स के दखल के बाद इन दोनों को तुर्की से रिहा किया गया है। इजरायली फॉरेन मिनिस्ट्री के डायरेक्टर जनरल उशपिज का तुर्की का दौरा लगभग 6 बरसों में इजराइल के किसी सीनियर अफसर के जरिए किया गया पहला दौरा है। इजराइल की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस रिपोर्ट पर कुछ भी कहने से इनकार किया है। तुर्की मीडिया ने यह भी बताया है कि वहां का एक अफसर जल्द ही हर्जोग के मुमकिना दौरे की तैयारी के लिए इजराइल जाएगा। आपको बता दूं कि यमन के खिलाफ जंग में सऊदी अरब को हथियार देने की अमेरिका में सख्त मुखालिफत हो रही है। पिछले साल नवंबर में अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की मेंबर इल्हान उमर ने सऊदी अरब को करोड़ों डॉलर के हथियार बेचने की मुखालिफत की थी। उनका कहना है कि ऐसे वक्त में जब सऊदी अरब के हाथों यमनी लोग मारे जा रहे हैं, सऊदी को अमेरिका के जरिए हथियारों की बिक्री किसी भी हालत में कबूल नहीं की जा सकती। इल्हान उमर ने अमेरिका के जरिए सऊदी अरब को 65 करोड़ डॉलर के मिसाइल और फौजी इक्विपमेंट बेचने को नाकाबिल कबूल बताया था। इल्हान उमर से पहले यमन की सुप्रीम नेशनल काउंसिल के मेंबर मोहम्मद अली अल हूथी ने कहा था कि अमेरिकी प्रेसिडेंट ने सऊदी अरब को मिसाइल बेचने के समझौते को कबूल करके एक तरह से यमन की आवाम के खिलाफ जुल्म जारी रखने की खुली इजाज़त दी है। बाइडेन सरकार यमन जंग को रुकवाने में बिल्कुल संजीदा नहीं है। अमेरिकी हथियारों का सऊदी को देने का फैसला यमन की आवाम को आगे भी भूखा रखने और उन पर जुल्म जारी रखने को हरी झंडी दिखाने जैसा है। उस वक्त अमेरिका ने सऊदी अरब को 65 करोड़ डॉलर के हथियारों के सौदे के बारे में दावा किया था कि वो ये हथियार इसलिए बेच रहा है ताकि बाहर से होने वाले हमलों में रियाज को महफूज रखा जा सके। साथ ही
امریکہ نے کہا تھا کہ سعودی میں موجود امریکی فوج اور 70,000 امریکی شہریوں کی حفاظت کے لیے بھی ان ہتھیاروں کا دیا جانا ضروری تھا۔ آپ کو یاد دلا دوں کہ حال ہی میں ترکی کے پریزیڈنٹ رجب طیب اردغان نے اسرائیلی گیس کے استعمال کرنے اور اسے یورپ تک پہنچانے میں مدد دینے کے لیے بات چیت پھر سے شروع کرنے میں دلچسپی دکھائی تھی۔ اردغان نے یہ بات یوکرین کی راجدھانی کیف کے دورے سے لوٹنے کے دوران ہوائی جہاز میں سوار اخبار والوں سے کہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے پریزیڈنٹ اسحاق ہرزوگ کے ترکی کے جلد ہونے والے دورے کے موقع پر انرجی کے میدان میں کوآپریشن پر بات کی جائے گی۔ اردغان نے کہا تھا کہ انشاءاللہ اب یہ معاملات مسٹر ہرزوگ کے ساتھ ترکی کے دورے کے دوران ہمارے ایجنڈے میں ہوگے۔ آپ نے دیکھا کہ اب امریکہ اور اسرائیل میں خود کو مڈل ایسٹ اور مسلم ملکوں کے بیچ مضبوط کرنے کی کس حد تک کوششیں بڑھ گئی ہیں۔ جو بائیڈن کو اب اس بات کی کوئی پرواہ نہیں رہی کہ وہ اب یمن جنگ کے معاملے میں پوری طرح سے بے نقاب ہو چکے ہیں۔ جس طرح سے انہوں نے جنوری 2021 میں پریزیڈنٹ بننے کے بعد یمن جنگ ختم کرنے اور سعودی عرب کو ہتھیار نہیں دینے کی بات کی تھی، اب وہ پوری طرح سے بدل چکے ہیں۔ اسی طرح ترکی کے پریزیڈنٹ رجب طیب اردغان نے ستمبر 2020 میں یونائٹڈ عرب ایمریٹس اور بحرین کے اسرائیل سے تعلقات نارمل کیے جانے کے موقع پر کہا تھا کہ ترکی ایمریٹس سے تعلقات ختم کر سکتا ہے۔ اب اردغان خود اسرائیل سے تعلقات بہتر کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی حکومت کی طرف سے دنیا کی سیدھی سادی عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل سے تعلقات نارمل کر رہے ہیں، لیکن وہ ایسا فلسطینی کاز کی قیمت پر نہیں کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی فلسطینیوں کو لالچ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ترکی اسرائیل اور فلسطین ملک الگ الگ بننے کے حل کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اب سے پہلے امریکہ کی طرف سے بھی فلسطینیوں کو یہی لالچ دیا جاتا تھا اور ایسٹ یروشلم کو فلسطین کی راجدھانی بنانے کا وعدہ کیا جاتا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے ذریعے یروشلم کو اسرائیل کی راجدھانی کے طور پر قبول کیے جانے اور امریکی ایمبیسی تیل اویو سے یروشلم میں شفٹ کیے جانے کے بعد ایسٹ یروشلم کا معاملہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ اسرائیل فلسطین لفظ کا بھی استعمال نہیں کرنا چاہتا اور ویسٹرن میڈیا میں ویسٹ بینک اور غزہ کہہ کر بات ختم کر دی جاتی ہے۔ رجب طیب اردغان کو اگلے سال ترکی میں الیکشن کا سامنا ہے اور اس سے پہلے وہاں اکانومی کی حالت خراب ہے، جسے وہ اسرائیل سے تعلقات بہتر کر کے سدھارنے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ اردغان اب سے پہلے امریکہ کے معاملے میں بھی کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے براک اوباما اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اچھے تال میل کے ساتھ کام کیا ہے، لیکن جو بائیڈن کے ساتھ ان کی شروعات اچھی نہیں رہی۔ ایسے میں دنیا کا عام سادہ مسلمان جو سعودی عرب اور ترکی کے لیڈرز کو مسلم امہ کا خلیفہ ماننے کا خواب دیکھ رہا تھا، خود کو ٹھگا ہوا محسوس کر رہا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ۔ جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔